So friends, welcome back to the channel. This is our second video on current affairs, जुलाई करंट अफेयर्स. फर्स्ट वीडियो इज ऑलरेडी ऑन द चैनल. तो जुलाई के उसमें करंट अफेयर्स हम लोगों ने वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ऑलरेडी ले चुके हैं, पर इसका लिंक दे रहा हूँ, प्लीज गो एंड चेक दैट ऑल्सो. चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. तो 31 जुलाई को तो जो हमारे वाइस एडमिरल थे जी अशोक कुमार, वो रिटायर हुए आफ्टर 39 ईयर्स ऑफ सर्विस. तो उनकी जगह पर कौन आए हैं? उनकी जगह पर आए हैं वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमड़े. घोरमड़े जो हैं अति विशिष्ट सेवा मेडल के रेसिपिएंट हैं, उनको मिल चुका है और इन्होंने जनवरी 1984 को नेवी ज्वाइन करी थी. तो वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमड़े हु रिप्लेसेस जी अशोक कुमार. अगला है इंडिया और चाइना ने, जो इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ हुआ था, उसके बाद इंडिया और चाइना की जो 12वें दौर की जो हाई लेवल मिलिट्री टॉक्स हुई, वो कहाँ हुई? वो हुई है मोल्डो बॉर्डर. मोल्डो बॉर्डर पोस्ट है चाइनीज साइड पर, और जो 14 महीने का स्टैंड ऑफ है उसको ख़त्म करने के लिए ये चरणबद्ध तरीके से बातचीत चली आ रही है. जो इस समय जो फ्लैशिंग पॉइंट्स हैं जो बचे हुए हैं ईस्टर्न लद्दाख में, स्पेशली गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स में, यहाँ भी चाइनीज मौजूद है, वहाँ से कंप्लीट डिसएंगेजमेंट करने के लिए ये हाई लेवल टॉक्स चल रही हैं. तो 12वें राउंड की मीटिंग कहाँ हुई? मोल्डो बॉर्डर पे. इससे पहले जुलाई 14 को इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी, उनसे मिले थे. शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग थी तजाकिस्तान में, और वहाँ भी जयशंकर ने साफ साफ कह दिया वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर को कि जो स्टेटस को है इंडिया को एक्सेप्टेबल नहीं है और चाइना को पूरा डिसएंगेजमेंट करना होगा, पूरा ही वापस जाना होगा. उसी के बाद ही कोई और फर्दर टॉक्स और चीज़ों को लेके हो सकती हैं. तो इंडिया इज वेरी क्लियर अबाउट इट. G20 के कल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है रोम में जुलाई 29 और 30 को. और जो रोटेशन पॉलिसी के तहत G20 जो देश हैं, 20 बड़ी इकोनॉमी है जो दुनिया की, उसके तहत जो प्रेसिडेंसी है वो इटली को मिली है दिसंबर में पिछले साल. ये तो होस्ट किया था G20 कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग. अब अक्टूबर 30 और 31 में G20 का जो लीडर समिट है, जहाँ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जाएंगे, वो रोम में आयोजित होगा. तो ये कल्चर मीट कहाँ हुई थी? ये कोलोजियम और प्लाजो बार बेरनी में. पहले दिन कोलोजियम में हुई थी और दूसरे दिन जो उनका म्यूजियम है प्लाजो बारबेरियन, ये वहाँ हुई थी. और इसको अटेंड किया था इटली के प्राइम मिनिस्टर मैरियो ड्रागी, मिनिस्टर ऑफ कल्चर डैरियो फ्रांसेस्चिनी और डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को ऑड्री ओजोले. और इसके की पॉइंट्स थे कि कल्चर को बचाना है, प्रमोट करना है कल्चर को, क्रिएटिव सेक्टर को आगे ले जाना है, और कल्चर हेरिटेज है उसको किसी भी तरीके से बचाना है. जो दूसरे रिस्क हैं, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो या चोरी हो या और भी किसी तरीके के जो रिस्क होते हैं जिससे कि हेरिटेज को नुकसान पहुंच सकता है, उसको बचाना है. और डिजिटल और टेक्नोलॉजी को यूज करना है, उसको प्रमोट करना है कल्चर और हेरिटेज के प्रमोशन में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तेल की कीमतें लगातार इजाफा होता जा रहा है. भारत दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, आयात करने वाला देश है तेल का. तो उसके लिए भारत ने 1998 में स्वर्गीय प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक प्रपोजल फ्लोट किया था, जिसके तहत भारत ने ऑयल रिजर्व्स, जो कच्चा तेल आ रहा है, उसको स्टोर करने के लिए रणनीति बनाई थी. और उसको स्टोर करने के लिए 2 फैसिलिटीज भी बनाई थी, चंदी खोल में और पादुर में. चंदी खोल में 4 MMT और पादुर में 2.5 MMT. MMT मतलब मिलियन मीट्रिक टन्स. तो लगभग 6.5 मिलियन मीट्रिक टन्स का तेल हमने कच्चा तेल स्टोर करना शुरू कर दिया था. ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्टेप था, ताकि जब तेल की कीमतें बढ़े या क्राइसिस हो वर्ल्ड में, तो इंडिया को एटलीस्ट उतना इफेक्ट ना हो और कुछ दिन हम लोग इजीली मैनेज कर सके. तो उसको लेके ये कौन संस्था करती है? तो ये संस्था थी इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, ISPRL. अभी जैसे बात भी हो गई, जैसे सऊदी अरेबिया से भारत ने कहा था कि तेल का प्राइस कम करिए, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो सऊदी अरेबिया ने भी यही बोला था कि आपके जो ऑयल रिजर्व्स हैं आप उसको यूज़ करिए. हालांकि बहुत बेतुका जवाब था, लेकिन इन ऑयल रिजर्व्स की चर्चा है कि भारत इतना तेल
बड़ी मात्रा में स्टोर कर रहा है। उसके बाद भारत ने और नरेंद्र मोदी सरकार ने उसी को आगे ले जाते हुए 3 जगहों पर ये फैसिलिटी, ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी और बनाने का निर्णय लिया है। तो एक पहली बनेगी विशाखापट्टनम में 1.3 मिलियन मैट्रिक टन्स, मंगलुरु में 1.5 मिलियन मैट्रिक टन्स और पादुर में 2.5 MMT। पादुर में की दूसरी यूनिट बनेगी तो वहाँ पर कुल 2.5 के 2 स्टोरेज फैसिलिटी हो जाएंगी। तो लगभग इन सबको मिला के लगभग 11 MMT कच्चा तेल हम लोग स्टोर कर सकते हैं, जो कि बुरे वक्त में कुछ दिनों के लिए हमारा काम आ सकता है। इसरो और नासा ने मिलकर एक जॉइंट मिशन लॉन्च किया है, निसार। ये एक सिंथेटिक एपर्चर रडार सैटेलाइट है। ये पता करेगी जो हमारी पृथ्वी है उसके सरफेस पे, पूरे ग्लोबली पूरी पृथ्वी के जो सरफेस है उस पर ये रडार इमेजेस भेजेगी और देखेगी कि उसमें अर्थ के उस सरफेस पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं। जो लॉन्च है इस पर काम शुरू हो गया है, लेकिन जो लॉन्च है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2023 के शुरुआत में। और ये मिशन की नींव रखी गई थी जब बराक ओबामा फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा 2015 के भारत के दौरे पर आए थे, तब इस पर काम करने की बात हुई थी। इसके लिए नासा जो है वो एल बैंड उसको तैयार करेगा, वहीं इसरो वो एस बैंड तैयार करेगा और स्पेसक्राफ्ट बस, लॉन्च व्हीकल और लॉन्च से रिलेटेड जो बाकी चीजें हैं उसको तैयार करेगा। कुल मिला के इसमें यह बात है कि जो नासा की जो बाकी जो कैमरे से रिलेटेड और बाकी वो टेक्नोलॉजी वो नासा के पास ज़्यादा अच्छी है, और भारत के पास, इसरो के पास लॉन्च को लेकर जितनी भी टेक्नोलॉजी और जितना सस्ता भारत से पड़ता है वो पूरी दुनिया में उसका नाम है। तो दोनों मिलकर एक डेडली कॉम्बिनेशन बना देते हैं। पिछले कुछ सालों से बैंक का क्राइसिस भारत में लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार ने उसको लेकर बहुत सारे कदम भी उठाए हैं। अभी आरबीआई ने लेटेस्ट डेवलपमेंट में जो गोवा के मारगांव बेस्ड बैंक है मदगम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया है। जो बैंक की करंट फाइनेंशियल सिचुएशन है वो इतनी मजबूत नहीं है कि वो अपने करंट डिपॉजिटर्स का पैसा पे कर सके, ना ही उसका बिजनेस मॉडल इतना एफिशिएंट लग रहा है कि वो आगे सर्वाइव कर पाएगा। तो आरबीआई ने आगे कहा है कि 99% ऑफ द डिपॉजिटर्स विल रिसीव फुल डिपॉजिट्स फ्रॉम द डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो DICGC जो बना है उसके तहत जितने डिपॉजिटर्स को परेशान होने की जरूरत नहीं है, 99% उनमें से सबको पैसा पूरा मिल जाएगा। और जो लिक्विडेशन के टाइम पर भी 5 लाख की लिमिट तक तुरंत पैसा डिपॉजिटर्स को मिल जाएगा। तो यहाँ पर डिपॉजिटर्स को परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यूबा का क्राइसिस जो है वो कोल्ड वॉर से चला आ रहा है। क्यूबा और अमेरिका में हमेशा ठनी हुई है और उसको लेके अमेरिका ने लगातार सैंक्शंस लगाता रहता है क्यूबा पे। नए डेवलपमेंट में यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने फ्रेश सैंक्शंस अनाउंस किए हैं अगेंस्ट क्यूबा। क्यूबा में अगेंस्ट द गवर्नमेंट जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं 11 जुलाई से, उसको रोकने के लिए पुलिस ने क्रैकडाउन किया, जिसको लेकर यूएसए ने ये सैंक्शंस इंपोज किए हैं क्यूबन पुलिस चीफ ऑस्कर कैलेजस वेलकेयर्स पे और उसके डिप्टी एडी सियरा एरियस पे, उनको पूरी पुलिस फोर्स पे ही किए हैं। उससे पहले 2 क्यूबन मिनिस्टर्स पे भी ये सैंक्शंस इंपोज हो चुके हैं। दरअसल क्यूबा में है सरकार का ही पूरा कंट्रोल है, कम्युनिस्ट कंट्री है। आपको राशन से लेके, खाने से लेकर, ट्रांसपोर्ट से लेकर, इंटरनेट अभी वहाँ 8-10 साल पहले ही आया है। आप सोचिए क्यूबा में खाने के लिए, ब्रेड्स के लिए हफ्ते में दिन तय है कि किस दिन ब्रेड मिलेगी, किस दिन तो लोग लंबी लाइनों में लगकर ब्रेड और बाकी चीज़ें, बाकी राशन लेते हैं। सब कुछ सरकार द्वारा कंट्रोल्ड है और स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। गाड़ियाँ क्यूबा में सैंक्शंस के कारण अभी भी 100 साल पुरानी गाड़ियाँ चल रही हैं। एक शिक्षा के क्षेत्र में क्यूबा जरूर आगे है, सरकार ने वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, लेकिन बाकी चीज़ों में क्योंकि सैंक्शंस के कारण बहुत स्थिति खराब है और इसके अगेंस्ट वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। और प्रोटेस्ट भी वहाँ पे कॉमन नहीं था, अब शुरू हुए हैं प्रोटेस्ट होना, क्योंकि लोग परेशान हो गए हैं। कमोडिटी की शॉर्टेज है, बिजली की शॉर्टेज है, लोग सरकार के अगेंस्ट बोल नहीं सकते हैं। और जो अभी रिसेंट कोरोना वायरस सिचुएशन हुई, हालांकि क्यूबा ने अपना टीका भी बना लिया है, लेकिन जिस तरीके से उससे पहले हैंडल किया गया कोरोना वायरस पैंडेमिक को,
उसके खिलाफ लोगों में रोष है। आपको याद होगा कि संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला था वो हर नागरिक को जो चप्पल पहन के हवाई जहाज में ट्रैवल कर सकता है ऐसा देखना चाहते हैं। तो उसके तहत वो उड़ान स्कीम शुरू हुई थी, जिसका पूरा अर्थ है उड़े देश का आम नागरिक उड़ान। उसको लेके अभी सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया है लोकसभा में कि सरकार ने 780 नए ट्रैफिक रूट्स को मंजूरी दे दी है उड़ान रीजनल एयर कनेक्टिविटी के थ्रू। देखा होगा सरकार ने आपको कि जो छोटे छोटे शहर हैं, अगर हम यूपी की बात करें तो बनारस इलाहाबाद तो ऑलरेडी जुड़े हुए थे, अब आगरा, बरेली, गोरखपुर और जो छोटे शहर हैं, बी टायर जो सिटीज हैं, उन तक भी एयर कनेक्टिविटी पहुंच गई है। और ये स्कीम 2017 में लॉन्च हुई थी। द 12th एडिशन ऑफ द मिलिट्री एक्सरसाइज इंदिरा नेवी हर 2 साल में एक बार होती है। किसके बीच में? इंडियन नेवी और रशियन नेवी के बीच में। तो इस बार जो हुई है वो बाल्टिक सी में हुई है 28-29 जुलाई को, और ये 2003 में शुरू हुई थी। और इस बार जो है एक रशियन नेवी का 325वां नेवी डे सेलिब्रेशन है, और इसमें भारत का INS तबार भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगस्त का भी करंट अफेयर्स तैयार है, वो आपको इस मंथ के एंड तक मिल जाएगा, क्योंकि अगस्त के उसमें हम लोग और कुछ सवाल जोड़ेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।